गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वालिटी। इसमें हमने लास्ट कामता की स्टोरी पढ़ी एंड इसमें हमने और उसके साथ देखा कि किस तरह से जब वो वोट डाल रही थी, वोट डालने के लिए गई थी इलेक्शन में, तब किस तरह से सबको गवर्नमेंट ने बराबर का अधिकार, इक्वल का राइट दे रखा है। लेकिन जब वो अपने वर्क करने के लिए, डोमेस्टिक वर्कर थी कांता, तो वर्क करने के लिए आई थी तो कैसे उसके साथ ट्रीट किया था, ये हमने लास्ट टाइम देखा, पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा, उनकी बायोग्राफी जूठन में, कि किस तरह से उनको भेदभाव के लिए कैसे ट्रीट किया गया उनको उनके स्कूल में। फिर नेक्स्ट हमने देखा था वो पिक्चर्स थी, तो उसके बारे में डिटेल पढ़ा कि किस तरह से एक बच्चे को पैसे, उसने अपनी मेहनत के पैसे लिया इन पिक्चर में। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी। The Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female person from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. There is no to say inequality ceases to exist. It doesn't. But at least democratic India, the principle of the equality of all person is recognized. तो किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बताया गया है कि सभी इंडियंस जो हैं वे सभी बराबर हैं, कि जितने भी व्यक्तित्व हैं, जितने इंडिविजुअल हैं, एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी पर्सन हो, किसी भी कास्ट के, सभी कास्ट के हो, रिलीजियन सभी, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, रिच हो या पुअर हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका क्या है, सभी लोग बराबर की नज़र से देखे जाएंगे, सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. What this means is that every person from the president to the country to Kanta, a domestic worker, has obeyed the same law. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, या कांता जैसे डोमेस्टिक वर्कर हो, ये सभी बराबर हैं। द सेकेंड, फर्स्ट तो ये बोला गया कि प्रेसिडेंट टू कामता जैसे डोमेस्टिक वर्कर, कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हो या डोमेस्टिक वर्कर हो, सब इक्वल हैं। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, वेयर दे आर फीमेल और मेल। कोई भी किसी तरह से भेदभाव, मतलब कि किसी के कास्ट पे कुछ नहीं बोलेगा, या फिर किसी के प्लेस ऑफ बर्थ, कि वो उसका जन्म कहाँ हुआ है उसके हिसाब, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, किसी के कोई धर्म के बारे में भेदभाव ऐसा नहीं चलेगा, कोई भी ये नहीं कर सकता है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। All person can use publicly available wells, roads and bathing ghats. तो थर्ड ये बताया गया है कि जितने भी पर्सन हैं इंडिया में, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, या मेल हो या फीमेल हो, सब लोग जितने भी पब्लिक प्लेस है सब जगह जा सकते हैं, इस पर कोई किसी को नहीं रोक सकता है। जैसे कि एग्जांपल भी दिया गया है, प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स या कोई भी मार्केट हो, किसी को कोई नहीं रोक सकता है। एंड जितने भी पर्सन हैं, मतलब सभी पर्सन पब्लिकली अवेलेबल, जैसे वेल्स यानी कुएं के पास, एंड रोड्स, सड़क पर, एंड बाथिंग घाट्स है, वहाँ पर कोई भी किसी पर्सन को नहीं रोक सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी जो पहले होती थी इस टाइम पे नहीं होगी, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमने चार चीज़ें पढ़ा। द फर्स्ट इज दैट एवरी पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं। एंड सेकेंड हमने पढ़ा कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस एंड बर्थ।
एंड थर्ड हमने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ये पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस एवरी पर्सन एक्सेस ऑल पब्लिक प्लेसेस। थर्ड कि एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, सभी लोग सभी जगह जा सकते हैं जितने भी पब्लिक प्लेस हैं। एंड फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। The two ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through law and second through the government. गवर्नमेंट ने दो तरीकों से जो है इक्वालिटी को मतलब ख़त्म करने की इन इक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ समानता का अधिकार सबको हो। फर्स्ट लॉ के एंड सेकेंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए। देर आर सेवरल लॉज इन इंडिया प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। बहुत सारे इंडिया में लॉज हैं जैसे कि जो पर्सन को प्रोटेक्ट करता है एंड सभी पर्सन का समान अधिकार है। इन एडिशन ऑफ लॉ द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप द सेवरल स्कीम टू इम्प्रूव द lives of communities and individuals who have treated unequally for several centuries. These schemes are ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स के साथ साथ निकाले कि ऐसे स्कीम कि जो हमारे यहाँ लगभग बहुत पहले बहुत सारे ये होते थे भेदभाव जैसे एंड जैसे रिच एंड पुअर को लेके एंड कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव होते थे, तो सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाली है कि जो उनके साथ पास्ट में हुआ है वो इस टाइम पर नहीं होगा, सबको बराबर समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वन ऑफ द स्टेप बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। इसमें से एक मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ने अपनाई कि यहाँ पर सभी बच्चे आएंगे, मतलब सभी बच्चे आएंगे मिड डे मील में एंड कि उसमें चाहे रिच हो चाहे पुअर हो सब एक साथ बैठ के यहाँ पे लंच करेंगे। ये मिड डे मील सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले हुआ था तमिलनाडु में 2001 में। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा तो उन्होंने पूरे ऑल ओवर कंट्री में इम्प्लीमेंट करा दिया, इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर दे दिया। एंड उस टाइम पे टीचर रिपोर्ट करते थे, जब मिड डे मील नहीं होता था तो टीचर रिपोर्ट करते थे कि चिल्ड्रन घर जाते हैं एंड मतलब फिर वापस नहीं आते, लंच करने के लिए घर जाते हैं वापस नहीं आते हैं, जिससे उनकी अटेंडेंस नहीं हो पाती है। लेकिन जब मिड डे मील लॉन्च हो गया तो चिल्ड्रन को तो घर जाने की जरूरत नहीं है बच्चों को, तो बच्चों की अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। एंड देन इसके साथ जो इनइक्वालिटी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ कि सारे रिच एंड पुअर सभी कास्ट के बच्चे साथ में बैठकर वहाँ पे लंच करते थे। एंड गवर्नमेंट ने ये भी किया कि जो खाना बनाते हैं इनफैक्ट वो भी दलित होंगे। While government program play the important role in the incision inequality of opportunity, there is much still need to be done. While the midday meal program has helped increase the enrolled and attendance of the poor children school. तो इस तरह से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ बच्चों को लेके एंड इक्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ एंड बच्चों की अटेंडेंस भी बहुत अच्छी हुई। And there has continued the big difference in our country between schools and the rich attended the whose the poor attended. अब हमारे यहाँ अभी भी कंट्री में ऐसा है कि बहुत सारे डिफरेंसेस इस तरह से हैं। गवर्नमेंट ने तो सबको इक्वल कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ऐसा है कि जो रिच हैं वो अपने बच्चों को जो है प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजते, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते हैं, वो दूसरे प्राइवेट अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं जहाँ पर उनको मतलब उस तरह से पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है। एंड गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश की, जिस तरह से ओम प्रकाश की स्टोरी हमने पढ़ी थी, उन्हें किस तरह से स्कूल में ट्रीट किया गया, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया, तो इस तरह से अब नहीं किया जा सकता है। एंड फिर डॉक्टर अंबेडकर जी लिखते भी हैं, मैन इज मॉर्टल, everyone has to die some days or the other, but the must resolve lay down one's life in the enriching
द नोबल आइडियल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि मैन जो है उनको एक दिन तो मरना ही है, सब लोग हैं, सबको एक दिन मरना है, लेकिन जब तक हम जिए तो क्यों ना इंजॉयफुल लाइफ जिए, अच्छे से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से के साथ जिए, अपनी डिग्निटी के साथ जिए। One of the main reasons for this attitude change is very slowly. Even the person are aware to discrimination is against the law. They continue to treat the people unequally on the basis of the caste, region, disability, economic status because they are women. तो ये तो गवर्नमेंट ने तो अप्लाई कर दिया, लेकिन इसका मतलब कि सबसे बड़ा ये भी रीज़न है कि अभी भी अनइक्वालिटी को देखा जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लॉ है, कि भेदभाव के खिलाफ लॉ है, लेकिन फिर भी लोग कंटिन्यू मतलब ट्रीट कर रहे हैं अनइक्वली, क्योंकि उनकी कास्ट के बेस पे एंड उनके रिलीजियस धर्म के बेस पे एंड उनकी डिसेबिलिटी के बेस पे कि वो पुअर हैं एंड इकोनॉमिक स्टेटस कि वो गरीब है, एंड ऐसा भी ट्रीट किया जा रहा है कि दे आर अ वुमेन कि तो सबको अभी भी लोग जानते सब कुछ हर एक चीज़ से अवेयर है, लेकिन फिर भी ऐसे ही ट्रीट कर रहा है। इट इज़ ओनली द पीपल बिलीव थ्रू द इंफीरियर एंड एवरी पर्सन डिजर्व द ट्रीटेड विद डिग्निटी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कि सभी को विश्वास रखना चाहिए और सभी को ये चीज़ें मतलब कि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसको फॉलो करते हुए किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना है, सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी कंटिन्यू स्ट्रगल वन ऑफ द रिच individual as the various communities in India contribute the you will read more about in this book। एक अनइक्वालिटी के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें इस बुक में पढ़ेंगे। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब ये चीज़ें सेम नहीं है कि हमारे ही इंडिया में ये हैं जो अनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है। अनइक्वालिटी जो है ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, मतलब इंडिया में ही नहीं है, अदर कंट्रीज़ में भी अनइक्वालिटी की समस्या है। इनफैक्ट वो वहाँ भी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसीज हैं। You are probably wondering whether the India is the democratic country which are the inequality where the struggle for equality continues to the exist। जिस तरह से कि अभी इस इनइक्वालिटी को इंडिया में कंटिन्यू स्ट्रगल किया जा रहा है ख़त्म करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पास कर दिया है, लेकिन उस तरह से अदर कंट्रीज में द ट्रुथ इज मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इश्यूज इक्वालिटी कंटिन्यूज टू द की इश्यूज द कम्युनिटीज स्ट्रगल। अदर कंट्रीज में भी बहुत ही मतलब काफ़ी कम्युनिटीज़ ने स्ट्रगल किया इक्वालिटी को मतलब कि लाने के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ जानते हैं कि यूएस में भी ये स्ट्रगल किया गया था। इस यूएस में ब्लैक एंड वाइट को लेके, जैसे हमारे यहाँ कास्ट के बेस पे, रिलीजन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेस में मेल एंड फीमेल के बेस पे अनइक्वालिटी थी, उस तरह से यूएस में ब्लैक एंड वाइट के बेस पे सब लोग मतलब कि इस तरह से अनइक्वालिटी थी। डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो वाइट हैं उनकी मतलब कि उनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान, उनको डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट किया जाता था, एंड जो ब्लैक हैं उनको हमेशा कि ट्रीट किया जाता था कि जैसे उनको वो ब्लैक है तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल किया गया कि सबको बराबर का अधिकार मिले। तो एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स were the Slavs that were brought over the Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push the equal right for अफ्रीकन अमेरिकन। अमेरिका में क्या था, यूएस में क्या था कि जो लोग अफ्रीका से आए थे वो ब्लैक थे एंड जो अमेरिका के वहाँ के थे वो वाइट थे। तो इसको वाइट एंड ब्लैक को लेके बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर मतलब कि स्ट्रगल किया गया और हुआ कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। 1950 में उनको ये पूरा मतलब कि इक्वल राइट का अधिकार मिला।
सॉरी 1950 में वो मतलब बात उठी थी कि ये स्ट्रगल करेंगे। प्रियर ऑफ दिस इंडो अफ्रीकन अमेरिकन वर द ट्रीटेड एक्सेंबली unequally in United States and denied equally through law. For example, when are traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus, get up from their seat whenever a white person wished to sit. इनफैक्ट एक एग्जांपल आप समझो इस तरह से कि अगर कोई भी ब्लैक पर्सन जो है वो बस की सीट पर बैठा हुआ है, ट्रेवलिंग कर रहा हो, तो वो जो यहाँ पे ऐसा रूल होता था, वाइट पर्सन के साथ एक ब्लैक नहीं बैठ सकता था। एंड सेकंड, अगर ब्लैक पर्सन बैठा हुआ है, अगर कोई वाइट पर्सन आया तो उसे वो वहाँ से उठना पड़ता और सीट देना पड़ता था। इस तरह से वहाँ पे चलता था, मतलब कि इस तरह से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ब्लैक को। And Rosa Parks 1930 to 2005 was the African American woman. Rosa Parks एक लेडी थी, अफ्रीकन अमेरिकन। Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man. 1st December 1955. His refusal started the huge agitation against the unequal ways to which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement. रोजा पार्क्स एक लेडी थी जिन्होंने मतलब कि पूरा दिन काम करके आई थी, थक गई थी एंड वो ट्रेवल कर रही थी, आ रही थी बस में, तो एक वाइट मैन आया और उनसे उठने के लिए बोला कि आप उठ जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और उसी टाइम पे वहाँ पर जो है पूरा मतलब कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए कि ये उठी क्यों नहीं लेडी। एंड वहाँ पे उस टाइम पे शुरू हो गया सिविल राइट मूवमेंट कि सबको इक्वालिटी का अधिकार मिलना चाहिए। वो था 1 दिसंबर 1955। The Civil Rights Act 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion and national origin. Civil Rights Act जो था उनका Civil Rights Act, वो 1964 को इम्प्लीमेंट हो गया कि कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी कंट्री का हो। मतलब उसकी कंट्री क्या है, कंट्री के बेस पे, जैसे कि वो अब आए थे कहाँ से, अफ्रीका से आए थे, लेकिन ऐसा सब कुछ वहाँ पर हो गया। सिविल राइट एक्ट उनका 1964 में पास हो गया, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। It is also stated all the school would be open to African American children and they would be no longer have to attend separate schools especially set up for them. However, despite this, majority of African Americans continue among the poorest in the country. अब जैसे कि वहाँ तो सिविल राइट एक्ट पास हो गया, लेकिन फिर भी जो है पहले तो वहाँ ये भी होता था कि स्कूल्स भी अलग होते थे कि जो भी अगर वाइट बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उस स्कूल में, तो ब्लैक लोगों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन फिर वहाँ पे सबके लिए खोल दिया गया स्कूल कि सभी जगह पे सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, सबके लिए वो स्कूल अलाउ किया दिया गया। A majority of African Americans continue among the poorest in the country. अब जैसे हमारे यहाँ है कुछ लोग मतलब कि अभी भी जैसे गरीब हैं, दलित में अगर लिया जाता है, हमारे यहाँ कास्ट के सिस्टम बहुत ही ज़्यादा चलता है ना, तो गरीब को किस तरह से पोर ट्रीट किया जाता है, बहुत सारे ऐसे पुअर हैं जिनको ट्रीट किया जाता है, उस तरह से वहाँ भी अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो थोड़े से अभी पुअर हैं, तो उनको वहाँ भी ऐसे ही चलता है, यूएस में भी। And most African American children can only afford to attend the government school. बहुत सारे ऐसे अभी चिल्ड्रन बच्चे हैं जो जिनकी मदर फादर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि रिच स्कूल में, दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल ही प्रेफर करते हैं जहाँ पर बहुत ही कम फैसिलिटीज़ होती हैं एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। पुअरली क्वालिफाइड मतलब कि अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है कंपेयर्ड ऑफ द वाइट स्टूडेंट इधर गो टू द प्राइवेट स्कूल, उसके कंपेयर में कि वाइट स्टूडेंट कैसे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल मतलब हाईली रेटेड है प्राइवेट स्कूल से। तो बेसिकली आपका पार्ट ये मतलब लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर इसके साथ में मैंने भेजा है, आप लोग नोट कर लेना।
इनसे पहले मैंने नोट्स भेजा था, वो आप सभी को लिखकर याद करना है, that are very important for you।